तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ये अपना एनुअल एग्जाम आया हुआ 2026 में। और सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि हमारा सेक्शन ए कहलाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहला जो हमारा पास क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया। ये कहता है हम लोगों से निम्न में 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। यानी क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे जो छोटा नंबर हमारे पास है पहले हम उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। तो अगर हम देखना चाहेंगे इसको तो 2 से ये डिवाइड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से वैसे नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट में इवन नंबर हो। तो यूनिट प्लेस पे तो इवन नंबर है नहीं, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, चूँकि डिजिट का सम यहाँ पे 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि सीधा हमारा ये 5 से डिवाइड होगा। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे 1001 मिल जाता है। अब 1001 मिल गया। अब ये 5 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 यहाँ पे नहीं है, यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो हम सीधा 7 से डिवाइड करना चाहेंगे। 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे 7 1 7 बच गया हमारे पास 3, 30 हो गया। 7 4 28 बच गया 2, 21 बन गया अब हमारे पास। तो 7 3 21, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देख लीजिए ये हमारा 7 के बाद अगला जो हमारा 7 है, 7 से फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 के बाद अगला जो हमारा आता है अभाज्य नंबर वो है 11। तो 11 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम 13 से डिवाइड करेंगे। ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 1 13 और 11 से ही डिवाइड होगा। हाँ, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 1 11 बच गया 3। तो 11 3 13, ये हमारा 33 कैंसिल आउट हो गया। तो अभी हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है ये क्या क्या आ रहा है देख लीजिए। हमारे पास आ रहा है 5 7 11 एंड 13। तो 5 7 11 और 13 जहाँ पे हमारा है वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर में हमारा ये होगा सी नंबर का। हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है इसको टिक कर लेंगे। ये हमारा है 5 7 11 और 13। ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा। अब देख लेते हैं हमारे पास जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ कितना हुआ। तो देखिए एचसीएफ पूछा गया है ना। तो जब भी यहाँ पे क्रमागत है, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद जस्ट दूसरा। तो जब भी कोई ऐसे नंबर होते हैं तो उसका जो एचसीएफ हुआ करता है वो एचसीएफ हमारा 1 होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 4 लिया और 5 लिया, तो ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आता है। तो कभी भी ऐसा नंबर हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ क्या है, तो आपको हमेशा 1 आंसर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 ही होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन ये क्या कहा गया है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा है। तो देखिए पाई क्या है ना, पाई हमारा अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए 0.010001, इस तरह इस फॉर्मेट में जो भी नंबर रहेगा वो हमारा अपरिमेय कहलाता है। अब यहाँ पे 1764 है। 1764 जो है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 42। तो चूँकि 42 हमारा एक क्या है ना, 42 हमारा एक पूर्णांक है। तो जो भी पूर्णांक हुआ करते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। ये हमारा पहला आंसर जो है वही सही है। ए नंबर का आंसर ही सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या। तो ये जो ग्राफ है ना, ये कितना बार कट कर रहा है इसको हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए ग्राफ जो है ना, एक्स एक्सिस को यहाँ पे 4 बार कट कर रहा है। ये पहला हो गया यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो चूंकि 4 बार इसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। तो हम डी नंबर जो आंसर है वही हमारा सही है यहाँ। अब द्विघात बहुपद x² माइनस 7x और ये प्लस में हमारा 12 है के शून्यकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया है इसके शून्यकों का योग पूछा गया है। तो पहले इसका हम क्या करेंगे ना, फैक्टराइज करके इसका निकाल लेंगे जीरोज। तो जो जीरोज आएगा उसका हम सम कर लेंगे। तो जब फैक्टराइज करना चाहेंगे तो देखिए तुरंत हम फैक्टराइज यहाँ पे करते हैं। देखिए क्या होता है। तो पहले जो हमारा ये होगा x², यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 4x। 3x - 4x को ऐड करने से 7x हो जाएगा। तो 7x को हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया और ये हमारे पास है प्लस में 12। तो देखिए कितना आसानी से हमारा हो गया। यहाँ पे हमको ना वैल्यू मिल जा रहा है। देखिए x - 3 आ रहा है और x - 4 आ रहा है।
तो हम अगर जीरो इसको कर लेंगे, इसको हम जीरो के इक्वल कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो अगर x जीरो होता है तो हमारे पास क्या आता है, थ्री, और x माइनस थ्री जीरो होता है तो थ्री आता है, और x माइनस फोर जीरो होता है तो फोर आता है। तो पहला हमारे पास जो आ गया वो हमारा हो गया थ्री, और दूसरा जो हो गया हमारा हो गया फोर। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेवन। तो सेवन हमारा कहाँ पर है, देखिए बी नंबर पे जो ऑप्शन है यही हमारा सही हो रहा है। बी नंबर को हम टिक कर लेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब देखिए यहाँ पे जो छठा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है 4x प्लस थ्री इक्वल टू वाई और 2x प्लस के वाई इक्वल टू वन। असंगत है तो k का मान पूछा गया, जस्ट हमको k का मान पूछ रहा है ना। तो असंगत की स्थिति में हमारे पास क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यही होता है हमारा असंगत वाला केस में, ठीक है। तो अभी ना हमारे पास वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो a1 4 हो रहा है, और a2 हमारा 2 हो रहा है, और b1 हमारा 3 हो रहा है, और b2 के जगह पे हमारा क्या आ रहा है, k आ रहा है। अगर हम इसको आगे लेके बढ़ जाएं, यहाँ पे आप c1 को c2 से कर सकते हैं, ये 5/1 है। तो हम यहाँ पे ये जो टू टर्म्स है ना, दोनों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी दो ही टर्म को लेके चलिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ गया, 4k इक्वल टू सिक्स। अब यहाँ पे हमारा k इक्वल टू क्या होगा, 6/4। 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 3/2 हमारा आंसर होगा, और 3/2 आंसर कहाँ पे है, डी नंबर। तो डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, और ये हमारे पास क्या है, ये है 5x माइनस वाई इक्वल टू वन। हमको इसका हल ढूंढना है। हल ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट कर लेंगे या फिर सीधा हम कट कर लेंगे। चलिए, तो हमारे पास है ना, पहला जो इक्वेशन दे रखा है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, और दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है यह है 5x माइनस वाई इक्वल टू वन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट आउट कर लेते हैं। साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ये पहले से साइन चेंज है तो ये पहले हमारा कट गया। अब कट गया तो कट जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है, ये बच जाता है 7x, और यहाँ पे बच जाता है 7। तो x इजिकल टू क्या हो गया, 1। तो x का वैल्यू 1 कहाँ पर है, x का वैल्यू 1 केवल यहीं पर है, देख लीजिए, ठीक है। अब आपको y निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, -1, यहाँ पे x क्या है, +4, यहाँ पे x क्या है, +4। तो एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे आपका वो x इक्वल टू 1 है, और x इक्वल टू 1 हमारा आ रहा है। तो y इक्वल टू ना ऑटोमेटिकली हमारा 4 आने वाला है, ये हमने यहाँ पे गैस कर लिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर का, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। यहाँ पे पूछता है हम लोगों से कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा है जो द्विघात समीकरण है। तो पहले हमको इसको ना सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप गैस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, और राइट साइड एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा ना, ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, और यहाँ पे आपका ना एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, यही होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए हमने, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 2x कैंसिल आउट, इधर से आ गया ये तो प्लस में, तो ये +4, दैट इज एक्स स्क्वायर +4। तो हमारा सी नंबर का जो ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही है, यही हमारा सही आंसर है। यहाँ पे क्या कहा गया, द्विघात समीकरण का विविक्तकर लिखिए, यानी विविक्तकर क्या होएगा। तो विविक्तकर निकालने के लिए हमारे पास d होता है, d इजकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम जानते हैं सब। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है -8, तो इसका स्क्वायर कर लिए, और 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 2, और c का वैल्यू हो गया 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 64 यहाँ पे आ गया। और इधर से आप देख लीजिए, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस कर लीजिए तो 32 आ रहा है। तो 32 हमारा कहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा ए है। तो हमारा सही आंसर क्या है, 32 ए नंबर। 10th नंबर में एपी दे रखा है। अब एपी दे रखा है, सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर हमारा डी होता है, डी हमारा फॉर्मूला होता है a2 - a1। अब a2 हमारे पास कितना है 1.7, और a1 हमारे पास कितना है 0.6। इसको हम माइनस कर लिए तो 1.1 हमारा आ गया, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है ए नंबर पे। तो ये नंबर ही हमारा सही जवाब है।
फिर से हमारे पास एपी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों ने 10वां पद पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया है, और d इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2, तो यहाँ 5 हो गया। तो हमको a10 पूछा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d फॉर्मूला कर देंगे। a हमारा 2 हो गया, 9 और d का वैल्यू 5 हो गया। 2 प्लस 9 5 जब 45, इसको जोड़ दीजिए तो 47। अब 47 कहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, बी नंबर। तो हम लोगों का सही आंसर क्या है, बी नंबर का 47। फिर से हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि बीच की दूरी क्या है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके बीच की दूरी पूछा गया है। तो हम ना बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी का फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस एक्स 1। तो हमने यहाँ पे कर लिया 5 माइनस 2, ये हमारा x2 माइनस एक्स 1, और हम कर लिए 7 माइनस 3, इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, 3 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पे आ गया 4 4 4 जा 16 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लिए तो कितना आ गया, 25। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो 5 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन देख लीजिए, 5 हमारा ऑप्शन है सी नंबर पे। तो सी नंबर ही हमारा सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। फिर से हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन दे रखा है। दो बिंदु हमारे पास है, ये देखिए, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निकालना है। तो मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और इसका हम यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं। तो x1 हमारे पास 2 और x2 हमारे पास 4, और इसको कर लिए 2 से डिवाइड, और यहाँ पे y1 5 और y2 7, और इसको कर लिए 2 से डिवाइड। क्या हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारा 6/2। तो 6/2 का मतलब क्या हुआ, 6/2 का मतलब 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12/2 यानी कि 6। तो 3,6 हमारा कहाँ पे ऑप्शन में है, वही हमारा सही जवाब होगा। यहाँ देखिए डी नंबर का हमारा सही जवाब हो रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो बिल्कुल ये फिलअप है, और फिलअप में हम जानते हैं कि यहाँ पे समानुपाती होगा, इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हमारा बन गया। और 15वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे। यहाँ पे ABC हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज, और D और BC क्या है, पैरेलल है। ये देख लीजिए, D हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, और BC हमारा ये दिख रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है, पूछता है BD इक्वल टू 7.2, AE इक्वल टू 1.8, EC इक्वल टू 5.4। तो AD का मान देखिए, यहाँ पे थेल्स थ्योरम हमारा लग जाएगा। हमारे पास चूँकि ये पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, AD/DB, और ये इक्वल हो जाएगा AE/EC। अब सब दे रखा है, AD हमको दे दिया है, AD हमको दिया है क्या, नहीं, AD दिया हुआ है, AD निकालना है। ठीक है, चलिए AD हमको निकालना है, AD रहने दीजिए। DB यानी BD दैट इज 7.2, और AE 1.8, और CE यानी EC दैट इज 5.4। अभी ना हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमको AD निकल जाएगा 1.8। ये 7.2 जो आप देख रहे हैं ना, इसको राइट साइड आप शिफ्ट कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7.2 बन जाएगा, और ये 5.4 आपका रह जाएगा। आपको कट का आउट कर लेना है। तो 18 से 3 टाइम्स में यहाँ पे कैंसिल आउट, ठीक है, और 3 से ये हमारा कैंसिल आउट कितने टाइम्स में, 3 से हमारा 24 टाइम्स यानी 2.4। तो 2.4 हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर पे दिख रहा है। तो सी नंबर जो है ना, वही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हमारा हो रहा है। अब यहाँ देखिए, हम लोगों से समरूपता कसौटी पूछा गया है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है, इसमें देखिए पहला एंगल कितना है, 40, और यहाँ पे 40 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दूसरा एंगल कितना है, 80, और यहाँ पे 80 आपको दिख रहा है। तो पहला 80 और 80 यहाँ पे मिल गया, ठीक, मिल गया। अब जब ये 40 है और 80 है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये हमारा 60 डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री ये एंगल सी होगा, और 60 डिग्री हमारा एंगल आर होगा। तो यहाँ पे 2 एंगल्स मिल गए, इसका मतलब जो तीसरा एंगल है ना, वो भी ऑटोमेटिक मिलेगा। किसी ट्रायंगल में अगर, किसी 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल मिल जाते तो तीसरा एंगल मिलना ही मिलना है। तो ऑब्वियसली हमारा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है, वो ए नंबर का ही होगा।
ए नंबर आने की एंगल 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 समरूपता, ये हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे 17 नंबर प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारे पास है, बिंदु P दिया हुआ है। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA बराबर, देखिए ये भी बुक का क्वेश्चन है हमारे पास है, इसको हम बना लेते हैं जल्दी से। अब देख लीजिए हमने यहाँ पे बना लिया है डायग्राम कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमको ना यहाँ पे ये दोनों स्पर्श रेखाएं ये दे दी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री। तो ये वाला जो यहाँ पे कोण बन रहा है बीच से अगर हम लाइन बना दें तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है POA, ये हमको निकालना है, ये एंगल कितना है। तो सबसे पहले ना हम लोगों को यहाँ पे ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। जो पूरा एंगल आप देख रहे हैं इसको हमको निकाल लेना पड़ेगा कि ये एंगल कितना हो रहा है, ठीक है। ये पूरा एंगल तो पूरा हमारा कितना होगा, ये तो 90 हो गया। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, आप यहाँ देख लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री यहाँ हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 90 और यहाँ 180, तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ पे जो है ना 100 डिग्री होगा आपका टोटल। अगर देखा जाए टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 100 डिग्री होगा। तो 100 डिग्री हो तो ये आधा होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है ना कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो कंग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब POA जो होगा वो 50 डिग्री होगा, ठीक है, उसका आधा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा है कि PAO कितना है 50 डिग्री। तो हम यहाँ 50 डिग्री कहाँ पर है, 50 डिग्री हमारा यहाँ पे B नंबर ऑप्शन है। तो B नंबर ही हमारा सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है, इसको हम लोग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। B नंबर हमारा सही उत्तर हो रहा है। आगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए वृत्त के बारे में आ गया और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वृत्त में ना अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बिल्कुल ये हमारा 10.1 का क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसको, ये हमको याद रखने वाला क्वेश्चन था। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखिए बिल्कुल आसान है। वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब यहाँ पे देखिए समांतर स्पर्श रेखा है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे वृत्त बना लिए, ठीक है, एक वृत्त बना लिए और इधर से हमारा एक हो गया लाइन और एक इधर से लाइन हो गया, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी बोल रही है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी बोली गई है 18। तो 18 मतलब ये डायमीटर हो गया, वृत्त की डायमीटर हो गया, डायमीटर यानी व्यास। तो इसका जो आधा होगा वही त्रिज्या होगा, तो 18 है तो त्रिज्या कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। अब 9 सेंटीमीटर कहाँ आप देख लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा 9 सेंटीमीटर जो है ये कहाँ पर है, D नंबर पे। तो D नंबर जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है ये 20 नंबर। तो 20 नंबर में देखिए 10 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को क्या बोला गया है, हम लोगों को बोला गया कि साइन का वैल्यू निकालिए। तो 10 का वैल्यू जो दे दिया है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.75। अगर इसको हम डेसिमल हटा दें तो ये 75/100 आने के 75/100, 25 से कटेगा तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो ये हमारा हो गया 10A का वैल्यू। तो इसका मतलब P कितना हो गया, 10 का वैल्यू क्या होता है P/A होता है। हम लोगों को पता है ना कि 10A इक्वल टू क्या होता है P/A होता है, P/B होता है, ठीक है। तो 10A हमारा कितना आ गया 3/4 आ गया। तो 3/4 आ गया तो यहाँ पे P और ये B, तो इसका मतलब क्या हो रहा है P हमारा हो जा रहा है 3K और B हमारा कितना हो जा रहा है 4K। तो हम यहाँ पे H निकाल लेंगे। H निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा P² + B², P² + B² का रूट। तो P² + B² का रूट कितना हो गया, यहाँ पे 3K का स्क्वायर हो जाएगा और 4K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 9 और 4 6 25, तो 25 के स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे क्या निकला 5K निकल गया। 5K क्या निकल गया, 5K हमको निकल गया H का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन A का हमारा वैल्यू होता है P/H। तो P हमारे पास कितना आ गया, P हमारे पास है 3K पहले से, और B हमारे पास H हमारे पास कितना आ गया 5K। K से K कट गया तो 3/5। अब 3/5 हो गया तो 3 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 3 को 5 से डिवाइड करिएगा 0.60 आ जाएगा। तो 0.60 आपका कहाँ पर है, 0.60 आपका B नंबर पे है, ठीक है। तो B नंबर जो हमारा है वही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो रहा है, B नंबर का सही आंसर हो रहा है। चलिए आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में देखिए क्या कहा गया है, 2 sin θ = √3 है। तो थीटा का वैल्यू कितना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 sin θ है तो 2 को आप राइट साइड ले जाइए, तो 2 को आप राइट साइड ले जाएगा तो √3 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो √3/2 आ गया। तो sin θ
हमारा साइन में √3/2 कब होता है? ये हमारा होता है साइन 60 डिग्री में। अब साइन से साइन हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये कहाँ पर है? ये हमारा बी नंबर पे है, तो बी नंबर ही हमारा सही उत्तर हो रहा है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा जो है ना, ये भी दे रखा है किससे? हमारा त्रिकोणमिति से ही है। तो अभी क्या करना है ना, 9 को यहाँ पे कॉमन कर लेना है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? सेक ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 9 × 1 हमारा 9 ही हो जाएगा। अब 9 हमारा कहाँ पर ऑप्शन में है? 9 हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर पे है, तो सी नंबर जो है ना, वही हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो रहा है। इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब 23 क्वेश्चन है, तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी देखिए मेरा बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए 23 जो क्वेश्चन है, इसमें हमको साइन ए का वैल्यू दे रखा है। साइन ए का वैल्यू हमको दे रखा है। साइन ए का जो वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 1/2। तो साइन में 1/2 कब होता है? साइन में 1/2 आपका होता है साइन 30 डिग्री में। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री आप ले लिए। तो हुआ क्या, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, तो आपको ए का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। इसी तरह से आपको कॉस का जब दे रखा है, तो कॉस भी आपको दिया हुआ है 1/2। अब कॉस में 1/2 कब होता है? कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री में। तो यहाँ कॉस से कॉस कट गया, तो बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है? ए प्लस बी तो पूछा है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ पर आपका है? डी नंबर पे। तो डी नंबर ही जो है ना हम लोगों का सही उत्तर हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? आगे जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हाइट एंड डिस्टेंस से। भूमि पर एक बिंदु पी से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो जल्दी से हम फिगर यहाँ बना लेते हैं। फिगर बना लेंगे ना, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास मीनार है, मान लेते हैं हमारे पास ये मीनार हो गया। ठीक है, और ये ज़मीन हो गया, ये नीचे क्या है? ज़मीन हो गया। अब पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट एक है, मान लो पी है। तो यहाँ से जो है ना, इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है? उन्नयन कोण हो रहा है 45 डिग्री। कितना हो रहा है उन्नयन कोण? 45 डिग्री। तो पी आर लिए, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ से पी क्यू आर मान लीजिए, चलिए पी क्यू आर मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, हमको क्यू आर क्या आ गया? क्यू आर हो गया मीनार। तो मीनार हो गया, तो हम यहाँ पे सीधा लगा देंगे 10। तो 10 कितना? 10 45 डिग्री इक्वल टू, ये हमारा बेस काम करेगा, ये जो है ना, ये हमारा बेस की तरह काम करेगा, और ये हमारा हाइट की तरह काम करेगा। तो हाइट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हाइट हमारा यहाँ पे हो गया क्यू आर, और बेस हमारा हो गया यहाँ पे क्यू पी। जो कि 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब परपेंडिकुलर बेस, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? ये हमारा 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और क्यू आर तो हमको निकालना है, तो क्यू आर यानी पेड़ की ऊंचाई, और ये हमारा कितना है? 30 मीटर। तो हम यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो क्यू आर हमारा कितना हो गया? क्यू आर हमारा हो गया 30 मीटर। अब 30 मीटर हमारा कहाँ पे है? तो ये ए नंबर है, तो ए नंबर ही हम यहाँ पे सही उत्तर ले लेंगे। ठीक है, ये नंबर हमारा सही उत्तर हुआ। आगे 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, इस पे क्या कहता है? देखिए 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या है होगी, जबकि इसका जो है ना केंद्र कोण कितना? 60 डिग्री। तो अंतरित करता है, तो हमको चाप की तो लंबाई निकालनी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक हम चाप ले लेते हैं। चाप हम ले लिए, इसका ये जो चाप है, ये हमारा कुछ इस तरह का चाप है। ठीक है, ये कितना है? इसका नाम ए और बी दे दिए। और ये केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो केंद्र पे ये बना रहा है हमारा 60 डिग्री का कोण। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पे। चलिए यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण बना दिए। तो हमको यहाँ पे चाप की लंबाई पूछा गया है। तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है θ/360 इंटू 2πr, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब त्रिज्या कितना दे रखा है? 7। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री, और 360 से भागा ले लिए, और पाई का वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे, और यहाँ पे 2 छूट रहा है, और आर हमारा कितना आ गया? 7। तो देख लीजिए, ये जो 7 है, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, ये हमारा हो गया 60, और कुछ कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से हमारा हो गया 30। ठीक है, तो 30 हो गया हमारा, और कुछ यहाँ पे छूट रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे 30 नहीं हो रहा ना,
यहाँ पे 13 हो रहा है, कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 6 हो रहा है, सॉरी 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है जी। ठीक है, तो हमारा कितना बच गया, हमारे पास जो बच गया वो बच गया 22/6। अच्छा 2 से तो यहाँ काट ही दिए ना, तो 2 से तो काट दिए तो मतलब 3 ही ना बचा, तो 22/3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 22/3। ठीक है, ये देख लिए 22/3 बच रहा है। हमने यहाँ पे 2 से काटा ना, 2 से यहाँ पे काट दिया ना 6 को, ये 60 यहाँ नहीं लिखा है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो 2 से 6 को काटे 3 आ गया, तो 22/3 बच गया। तो हमारा 22/3 कहाँ पर है, आंसर, आंसर यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा बी नंबर का जो है ना, बी नंबर का ही सही उत्तर हो रहा है 22/3। अब फिर से ना हमको यहाँ पे दे दिया है केंद्रीय कोण 90 डिग्री का, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, थीटा यहाँ पे 90 दे रखा है और 360, पाई का वैल्यू फिर से 22/7, आर हमको यहाँ पे दिया है 14, तो कि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। अब काटेंगे तो यहाँ 7 से तो 14 कट गया 2 बार में, और कुछ कट रहा है क्या, अभी ना यहाँ पे 2 से, अभी यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 9 से 36 4 बार में काट लीजिए, 2 से 4 को काट लीजिए 2 बार में, और 2 से यहाँ पे ना आप इसको काट लीजिए 22 को 11 बार में, तो 11 इंटू 14 कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। तो 154 कहाँ पर है जी, 154 हमारा आता है बी नंबर पे। तो बी नंबर ही जो है ना हमारा है, ये सही जवाब हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया, यदि शंकु की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो पहले हम यहाँ पे शंकु एक बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे शंकु बना लिए, ये देखिए, ठीक है। अब ये शंकु बन गया ना, इसमें आधार का व्यास हमको दे रखा है, कितना दे रखा है आधार का व्यास, आधार का व्यास दे रखा है 10, तो इसका मतलब त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या हमारा हो गया 5, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई यहाँ पे हो गया 12, ऊंचाई पे 12, तो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना, तो तिर्यक ऊंचाई हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसको हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, कुछ इस तरह से। तो ए बी ओ ए बी हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया, ओ ए बी हमारा 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो बी ए हमारा क्या हो गया, बी ए हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालना, यानी कर्ण निकालना यानी एच निकालना, तो एच निकालना यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जा रहा है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दोनों को जोड़ लिए तो 169, और इसका हम कर लिए स्क्वायर रूट, तो हमारा 13 आ गया। तो हम 13 यहाँ पे लिखेंगे, 13 हमारा कहाँ पर है, 13 हम ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में हमारा बी नंबर आता है, तो जो न ए नंबर आता है, तो ए नंबर ही हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो रहा है। 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को संयोजित किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे दो घन लिया हुआ है और दोनों घन को क्या किया गया है, आपस में अटैच कर दिया है, अटैच मतलब कंबाइन कर दिया है। तो मान लीजिए कि एक घन हमारे पास यहाँ पे आता है, हम दोनों घन को यहाँ पे बना लेते हैं। मान लिया जाए कि एक घन हमारा ये हुआ, ठीक है, एक घन हमारा यहाँ हुआ और दूसरा घन हमारे पास यहाँ पे, दोनों घन को हम क्या किए, अटैच कर दिए। तो जब अटैच कर देंगे तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन के रेडी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा, जो क्यूबॉइड हमारा बन के रेडी हो गया ना, ये जो क्यूबॉइड है इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास क्यूब है ना, क्यूब का हमको साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए क्यूब इजिकल टू कितना दिया हुआ है 27, तो ए का क्यूब और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमको यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे जो साइड आ गया वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। तो जब इसका साइड हम लेंगे लंबाई, तो 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, और चौड़ाई भी कितना रहेगा, चौड़ाई हमारा 3 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो अब अभी हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पे 2 इंटू एल बी, एल हमारे पास कितना है ये देख लीजिए, एल जो है एल हमारा 6 आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना 6 लिख देते हैं। और बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है 3, और बी हमारे पास है 3, और एच हमारे पास है 3, और एच 3 है और बी हमारा 6 हो गया कुछ इस तरह से। तो ये 2 यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो गया 9,
और यहाँ पे हो गया हमारा 18, 18 18 36, 36 में 9 जोड़ दीजिए 45, तो 2 गुने 45 तो कितना हो गया 90। अब 90 आपको कहाँ दिख रहा है, 90 आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका जो डी नंबर है वही हम लोगों का सही उत्तर हो रहा है, यानी डी नंबर हमारा सही जवाब हो रहा है। अब देखा जाए 29 नंबर, यहाँ पे माध्य दिया हुआ है 60 और माध्य का कितना दिया हुआ है 50, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, बहुलक का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हमको जो बहुलक यहाँ पे निकालना है, बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, बहुलक को क्या हम कहते हैं, मोड कहते हैं। अब जो मोड हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला हुआ करता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका कितना है, माध्यिका हमारे पास यहाँ है 50 और -2 मीन यानी 2 माध्य, तो 2 माध्य, माध्य हमारा कितना है 60, तो यहाँ पे हो गया 150 और यहाँ हो गया 120, इसको माइनस कर लीजिए 30 आ गया। अब 30 हमारा कहाँ पे है, 30 हमारा सी नंबर पे है, तो सी नंबर ये तो हमारा सही जवाब हो रहा है। अब जो 30वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, एक सिक्का है ना उसको उछाला गया, तो उछाला गया तो कहता है क्या कि चीत आने की क्या प्रायिकता, तो चीत कितना होता है, जो चीत तो सिक्का में एक ही होता है और उसमें से क्या क्या आ सकता है, चीत आ सकता है, पट आ सकता है, तो 1/2। अब 1/2 कहाँ आंसर आप देख लीजिए, 1/2 आपका है बी नंबर पे, तो बी नंबर ही हमारा सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बना लिए। अब हमारे पास आते हैं ना, हमारे पास जो आते हैं सेक्शन बी आते हैं। सेक्शन बी में देखिए ये हमको 2 अंक का मार्क्स दे रहा है, दो अंक का जो है ना हमको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। तो 2 अंक के कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 31 से लेके 38 तक, यानी 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में को 6 ही क्वेश्चन बनाना है, तो केवल और केवल 6 क्वेश्चन बनाना है और 6 दूनी 12 नंबर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे HCF हमको दे रखा है, HCF हमको दे रखा है, हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों नंबर है दोनों ही नंबर को हम गुना करते हैं, ठीक है, दोनों ही नंबर को क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जो उसका HCF है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 22,338, ये हमारा आंसर बिल्कुल निकल गया। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आसान है, यहाँ पे हमको शून्य ज्ञात करना है, हमारे को जीरो निकालना है पोलिनोमियल का। तो जीरो निकालना है तो जिसका भी जीरो निकालना है ना उसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। अब टी को क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर, और 3 को क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा a + b × a - b होगा, यानी t + √3 हो जाएगा और t - √3 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पहला वाला जीरो कर देते हैं, अगर हम t + 3 को जीरो करते हैं तो हमको t कितना आता है, t हमको आ जाता है माइनस में √3, और अगर हम इसको यहाँ पे जीरो करते हैं t - √3 = 0 करते हैं तो t का वैल्यू कितना आता है, t का वैल्यू हमारा आता है √3। तो हमारा यहाँ पे आ गया -√3 और +√3, हमारा 2 आंसर यहाँ पे निकल गया। किसका, जो हमको जीरो यहाँ निकालना था वो हमको आ चुका है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे 2 अंकों वाले कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाता है। तो 2 अंक वाले जो पहली संख्या है वो कौन सा जो 3 से कटता है, तो 2 अंक वाला सबसे छोटा संख्या 10 है लेकिन 3 से कटता नहीं है। दूसरा 11 है, 3 से कटता नहीं है। 12 है, तो 12 जो है ना वो सबसे छोटा संख्या जो 3 से कटता है। उसके बाद अगला क्या होगा, अगला आपका 15 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 3 जोड़ते जाइए। अब 2 अंक की सबसे अंतिम संख्या कौन सा जो 3 से कटता है, तो स्वाभाविक बात है 99 होगा, क्योंकि इसके बाद 100 होता है। 100 जो है वो हमारा 4 अंक का संख्या है, 3 अंक का संख्या है, तो 3 अंक का तो लेना नहीं है, 2 ही अंक का लेना है। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया, पहला नंबर हमारा ए हो गया, और ये लास्ट नंबर है तो ये एन हो गया। अब इसके बीच में कितने नंबर हैं, एन = वाट, और यहाँ पे डी हमको निकल जाता है, डी कितना निकल जाता है 3, तो हमको तो यहाँ पे एन निकालना है। तो ए एन का जो फॉर्मूला है वो हम लगा दिए, तो ए एन हमको यहाँ पे 99 दिख रहा है। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए + n - 1 × डी, और ये 99 के बराबर हो जाएगा, और ए कितना आ गया 12, और n हमको यहाँ पे निकालना है, और d हमको निकल गया है 3, और ये है कितना 99। तो अब हो गया 12 प्लस यहाँ पे 3n - 3 = 99। अब देख लीजिए 3n = कितना हो गया, यहाँ पे 12 में 3 चला गया तो 9, और ये हमारा 99 में कितना घट गया, 9, उधर 9 जा कर के घट गया तो हमारा कितना गया 90। तो n का वैल्यू आ गया 90/3, तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाता है 30। तो 30
ऐसे 30 संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है, तो 2 अंकों वाले 30 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारा 3 से विभाजित हो जाती हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी थोड़ा आसानी क्वेश्चन था, समझने का फेर था। अगला जो हमारे पास 34वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समपूरक का मतलब क्या होता है, जिसका योग होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे 2 कोण पूछा गया ना, तो पहला कोण को अगर हम x मान लेते हैं, दूसरा कोण को y मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ने से 180 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे बोला गया है कि एक जो है सो 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा वाला को y मानते हैं, बड़ा वाला को x मानते हैं, छोटा वाला को y मानते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, घटाने की जरूरत है नहीं, तो सिंपली हम जोड़ दिए, तो ये कट गया। अब कटने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 8 और ये 9 और 198। अब 2 से डिवाइड कर दिए तो 99। तो x का वैल्यू 99, यानी पहला आ गया 99, तो दूसरा यानी कि बड़ा वाला 99, तो उसमें 18 घटा दीजिए, तो 18 घटा दीजिए तो 81, तो छोटा वाला 81। तो कुल मिला के हमारा जो पहला कोण है वो कितना आ गया, पहला कोण आ गया 99, दूसरा कोण आ गया 81। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 34 भी बन गया। अब अगला जो क्वेश्चन है 35वां नंबर, यहाँ पे देखिए कहा गया x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, दोनों बिंदु क्या है ना, बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पे ना हम इसको a मान लेते हैं a, और ये मान लेते हैं b, और एक मान लेते हैं कि p जो है ना वो x एक्सिस पर है, जो बिंदु a से भी बराबर दूरी, उतना दूरी पर जितना दूरी पर b से है, यानी p की a से दूरी और b से दूरी बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको क्या, x एक्सिस पर है ना, तो x y इसका 0 होगा। तो अभी ना हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा AP इजिकल टू BP। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर, और प्लस में हमारा हो गया यहाँ पे 0-5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और राइट साइड आपको BP लेना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x+2 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो गया 0-9 का होल स्क्वायर। तो इधर से आप देख लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ हो गया x² माइनस 2 जा 4x, और ये प्लस में 4, यहाँ हो गया 5×5=25, ये फिर हो गया x² प्लस 2 जा 4x प्लस 4, और ये हो गया 9, तो 9×9 जा 81। अब कुछ कट रहा है, दोनों तरफ इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ जो बराबर है वो कट जाएगा, तो ये 4 और ये 4 उड़ गया। अब आपका जो बच गया है वो आप, अच्छा एक और कट गया, क्या कट गया, x² ये भी कट गया। अब आपका जो बच गया है उसको आप लिख लीजिए -4x, और प्लस 4x लेफ्ट साइड आएगा तो -4x बन जाएगा, और 81 राइट साइड है, और ये 25 उठ के जाएगा तो ये माइनस में 25 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 अगर आप माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 56 बच जाता है, और यहाँ बच जाता है -8, 8 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो -7। तो हमारा जो P है ना, P जो x0 था वो क्या हो गया, ये हो गया -70। तो हमारा -70 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का वैल्यू तो निकालना है, इवेलुएट करना है, तो सबका वैल्यू बस चुपचाप से रख देना है। sin 60 का वैल्यू रख लीजिए √3/2, cos 30 का वैल्यू आप रख लीजिए √3/2, और अगले आप प्लस दे दीजिए। sin 30 का वैल्यू 1/2 रख लीजिए, और cos 60 का वैल्यू 1/2 रख लीजिए। √3 और √3 गुनाओं के यहाँ पे 3 हो गया, 2 गुनाओं के 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 1/4, ये हो गया एलसीएम लेके 4, यहाँ हो गया 3 + 1 यानी कि 4/4 = 1। तो कितना हो गया, 1 हो गया, हमारा वैल्यू कितना आया, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37, आपको ना 6 ही क्वेश्चन बनाना था, 37 और 38 आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना इसको सॉल्व किए होंगे। यहाँ कहता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ पे कुछ इस तरह से, हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया।
अब एक त्रिभुज जब बना लिया तो पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी नाम दिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए बी साइड है ना, इसका मिड पॉइंट है पी। ठीक है, अब पी से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है पैरेलल किसका, बी सी के। अब बी सी के पैरेलल ये लाइन हमारा गया है एल, और ना इसको ए सी को कट करता है पॉइंट क्यू पे। तो चूंकि हमको क्या प्रूफ करना है कि जो Q जो है ना वो AC का मिड पॉइंट है। तो स्टेटमेंट तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं जल्दी से बना दूंगा। तो स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, जितना बात बोले उतना लिखना है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है PQ पैरेलल BC, ये हमने ड्रॉ किया। तो जब पैरेलल है तो बच्चे हो गया AP बटा PB, और इधर हो गया AQ बटा QC। अब देख लीजिए बच्चों, ये जो है ना AP, यहाँ पे AP और BP इक्वल है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे AP, और AP BP की जगह फिर से हम AP लिख देंगे, चूँकि दोनों बराबर है इसीलिए हम लिखेंगे। अब AQ बटा CQ हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर AP EP आपका उड़ गया, तो जब उड़ा तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे हो गया AQ बटा CQ। अब ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये हो गया AQ इक्वल टू QC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जब AQ इक्वल टू CQ हो गया तो देयरफॉर Q क्या हो गया, Q जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया। Q जो है सो मिड पॉइंट हो गया। अब जब मिड पॉइंट हो गया तो यही तो हमको दिखाना था, कि Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि Q जो है वो AC को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही यही कह दिया है। देखिए क्या कहा गया है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड है ना उसको समद्विभाजित करती है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। इतना सा काम आपको करना था, एक क्वेश्चन आपका मार्क्स मिल जाता है। तो ऐसे 6 ही क्वेश्चन बनाना था। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्ते की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता की, लाल रंग का बादशाह। बच्चों लाल रंग का बादशाह कितने होंगे, 2 होंगे। और ईंट का बेगम कितना होगा, ईंट का बेगम तो एक ही होगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इस यहाँ पे लाल का बादशाह तो हो गया 2/52। तो 2/52 अगर हम लिखेंगे तो ये कितना आएगा, कट कीजिएगा, 1/26। और यहाँ पे लिखेंगे 1/52, ये तो कटबे नहीं करेगा, तो हमारा 1/52 हो गया आंसर 2 नंबर का। ये सबसे आसान क्वेश्चन था 38 नंबर। अब हमारे पास आता है खंड सी। अब खंड सी में देखिए हमारे पास 3 अंक के प्रश्न हैं। अब यहाँ पे 39 से 46 लेकर के हमारे पास क्वेश्चन है, तो किन्हीं 6 प्रश्न का ही उत्तर दें। यानी कि फिर से यहाँ पे हमारे पास कितना क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास 8 क्वेश्चन है। अब 8 क्वेश्चन में से हमको यहाँ पे बस केवल 6 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान, ये हमको प्रूव करना है कि ये क्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल से हमको क्या करना है, 6 + 2 को मान लेना है a/b। आप P and Q भी मान सकते हैं, और क्या लिख देना है, A और B कैसे हैं, A और B हमारे पास सहअभाज्य संख्या है, A और B सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ से जो हमारा √2 का वैल्यू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a/b - 6, तो ये हो जाएगा a - 6b/b। तो आप देखिए राइट साइड जो है ना, राइट साइड क्या गया, सब के सब पूर्णांक हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। और लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड हमारा हो गया √2, जो कि ये हमारा क्या है ना, एक अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों इक्वल दिख रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है चूँकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था। तो हमको सीधा लिख देना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है चूँकि हमने यहाँ पे गलत एज्यूम्पशन कर लिया था। इसीलिए हमको यहाँ पे पहले क्या लिखना था, हमको यहाँ पहले लिखना था कि इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मान लेना है। ठीक है, इतना मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखे हुए। अब ऐसा आ गया, तो इसका मतलब हमने गलत माना था, इसीलिए हमारा ये हो गया। तो चलिए अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये देखिए दिया हुआ है, और इसको ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हुए हल कर लेना है। तो ग्राफ का प्रयोग करते हुए हल करना मतलब, आप जैसे ही ग्राफ खींचेंगे ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देगा। आप जब कट कर देगा तो जहाँ कट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x कहाँ कट करेगा और y कहाँ कट करेगा वो आपको देख लेना है। अब अगला जो है हमारे पास AP दे रखा है, और AP में ना हमको यहाँ पे पूछा गया है कि पदों की संख्या और सार व अंतर निकालिए। पदों की संख्या निकालिए और सार व अंतर निकालिए। तो सार व अंतर को हम लोग D कहते हैं, पदों की संख्या को N कहते हैं। तो N निकालना है और D निकालना है। और यहाँ पे AP का पहला पद हमको दे दिया है। ये पहला पद हमारा कितना है, 5 दिया हुआ है। और जो अंतिम पद है दैट इज़ AN, वो हमारे पास 45 दे रखा है। और SN हमारे पास कितना है, 400। चलिए इसको बना लेते।
तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब एस एन कितना है 400 है, एन बाई टू नहीं दिया हुआ है, ए हमारे पास 5 दिया हुआ है और ए एन कितना दिया हुआ है 45। तो यहाँ पे कितना हो गया एन बाई टू, ये हो गया 50 और इधर हो गया 400 और यहाँ पे 2 से आप काट दीजिए तो ये आ गया 25। तो n इज इक्वल टू हो गया 400 भागा 25, 25 चौके 100 तो 4 चौके 16, n का वैल्यू कितना हो गया 16। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना है d। तो d निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। d निकालने के लिए हम लिखेंगे ए एन इजिकल टू, ए एन इजिकल टू कितना दिया हुआ है 45। अब ए एन इजिकल टू लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू कितना 45। अब ए हमारे पास कितना है 5, एन हमने कितना निकाल लिया 16 माइनस 1 और डी हमको रहने दीजिए, यहाँ पे आ गया 45। तो 5 ये रह गया और यहाँ पे आ गया 15D इक्वल टू 45। तो डी का वैल्यू, आइए डी का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ देखिए 15D इक्वल टू कितना हो गया 45 माइनस 5 उधर चल जाएगा तो 40 बच जाएगा। तो D का वैल्यू हो गया 40/15। अब यहाँ पे 5 से तो कट जाएगा तो ये जगह 8 और ये आ जाएगा 3, तो 8/3 हमारा हो गया D का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा 42, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो सिंपल है, अभी देखिए हम कैसे क्या करेंगे। हमको यहाँ पे डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए हमने ले लिया, एक लाइन ले लिया, ए ले लिया, ए बी ले लिया। अब ए और बी का वैल्यू यहाँ पे -1 और ये 7 ले लिया, ठीक है। और इधर हमारे पास कितना है 4 - 3 ले लिया, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, पॉइंट पी है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास m1 का वैल्यू आ गया है, m1 का वैल्यू आ गया है 2 और m2 का वैल्यू आ गया कितना, m2 का वैल्यू हमारे पास आ गया है 3। तो अभी ना हमको यहाँ पे उस बिंदु का निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु हमारा P है और उसका निर्देशांक XY है। तो कैसे निकलेगा फॉर्मूला वो पता है, m1x2, ठीक है, m1x2, ठीक है, प्लस तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको हम ले लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, m1 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया है, x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारा यहाँ पे 4 है, प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 है और x1 कितना है, x1 है -1। अब यहाँ पे कितना होगा m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 3। अब इधर देखिए m1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास है -3 और प्लस में हमारा m2 कितना है, m2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास है कितना 7 और ये हम डिवाइड कर लिए, यहाँ पे 2 + 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 4 दूनी 8 और यहाँ पे -3 अपॉन 5 और इधर हमको मिल गया है -6 + 21 अपॉन 5, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ हो गया 8 - 3 5, 5/4 ये हमको 1 मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है 15/5, 15/5 मतलब 3, तो 1:3 हमारा आंसर आ गया। 43 क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर में नीचे दी गई आकृति में ABC तथा ए तो दोनों समकोण त्रिभुज यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जिसके कोण B 90 डिग्री है और कोण M 90 डिग्री, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कोण M जो है 90 और कोण B जो है 90 है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों जो त्रिभुज हैं वो सिमिलर है। हमको यहाँ पे सिमिलर दिखाना होगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये एंगल इक्वल कर लिए, एक एंगल और ये दूसरा एंगल इक्वल हो गया। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, जब दोनों ही एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए इक्वल हो गया, ठीक है। पहले एंगल ए और एंगल ए इक्वल हो गया, ठीक। और दूसरा एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल हो गया। तो ऑलरेडी जो होगा ना तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो जब तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी का। कौन सा रूल से, तो हमारा यहाँ पे होगा एंगल समरूपता कसौटी से। तो
तो एंगल एंगल समरूपता का सूत्र से ये हमारा सिमिलर हो गया, तो बहुत इजी क्वेश्चन। अब अगला जो यहाँ पे हमारे पास है 44, कहता है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया करता है और इस बार फिर आ गया है। तो ये मान लीजिए वृत्त है और यहाँ से बाहर बिंदु पर क्या है ना, एक मान लीजिए पॉइंट पी ले लेते हैं और पॉइंट पी से जो है ना यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये है और ये पॉइंट क्या है ना बी है और यहाँ ओ ले लिए। अब इसको हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच का यहाँ पे ले लेंगे कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, यानी कि इसको हम मिला देंगे कुछ इस तरह से। अब ये मिल गया, तो अब ये जो मिल गया तो हमारा जो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, इधर से एक ट्रायंगल, वो वाला ट्रायंगल और एक इधर से ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देंगे। अब कंग्रुएंट करने के लिए हम करेंगे क्या, तो ए इक्वल टू बी कर लेंगे और ओ पी इक्वल टू ओ पी कर लेंगे। ये तिरजिया से हो जाएगा और ये नहीं, ये आपका तिरजिया से हो जाएगा, ये तिरजिया से हो जाएगा और ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और एक एंगल, जो एंगल ए बन रहा है ना और एंगल बी बन रहा है, ये 90 डिग्री से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख लिए, हम यहाँ पे देख लिए RHS है ना, RHS नियम से जो हमारा त्रिभुज यहाँ बन रहा है AOP, ये हमारा कंग्रुएंट हो जा रहा है त्रिभुज हमारा BOP का। तो जब दोनों कंग्रुएंट हो जा रहा है, तो जब दोनों कंग्रुएंट हो जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, AP जो हो रहा है ना वो BP के बराबर हो जा रहा है, AP जो हो रहा है BP के बराबर हो जा रहा है। और यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये भी हमारा यहाँ पे हो गया। अब आगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया करता है। तो 1 प्लस हमारे पास क्या है साइन ए और ये है 1 माइनस साइन ए, हम रैशनलाइज कर देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ जो माइनस है इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये प्लस कर लिए, यहाँ पे साइन ए कर लिए, तो 1 प्लस साइन ए कर लिए। अब ये रूट के अंडर रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ये रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर रहने दीजिए, रूट को आप अलग अलग कर लीजिए, रूट को आप अलग अलग कर लीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, ये तो कॉस स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर ये रूट से रूट कट जाएगा, ये जो आप देख रहे हो 2 से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, केवल और केवल साइन बच जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, ठीक है, यानी 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन ये बच जाएगा और नीचे ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा कॉस ए। अब आगे देख लीजिए हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारा हो गया और जो कॉस है दोनों के लिए हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और ये हो गया हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस ए को हमारा लिखा जाएगा सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा लिखा जाएगा टेन ए। तो हमारे RHS क्या हो गया ना, RHS आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर क्या है ना, एक घोड़ा को बांध के रखा है 5 मीटर रस्सी से। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है और पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेना है। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक वर्गाकार घास का मैदान है, कुछ इस तरह का हमारे पास घास का मैदान है वर्गाकार। अब यहाँ पे ना घोड़ा बांध दिया है, तो इतना ही दूर तो ये चर पाएगा, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, ये तिरछीय खंड बन जा रहा है, तिरछीय खंड बन जा रहा है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर लंबा रस्सी दिया हुआ है और एंगल कितना बना 90 डिग्री का। तो हमारे पास सिंपल हो गया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तिरछिया खंड जो बन रहा है इसका हमको निकाल देना है। अब यहाँ पे लिखना है 90, ये हमारा पास हो गया 360 और पाई का वैल्यू लेना है 3.14, आर हमारा यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा कट गया 1 0 से 1 0, 9 से 36 4 बार में कट गया और यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है ना। तो चलिए हम आगे ले लेते हैं, ये हो गया 3.14 और भागा में यहाँ पे 4 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 25 से गुना करेंगे और 4 से भागा दे देंगे, तो 25 से गुना करने पर हमारा होगा 78.5 और 4 से करेंगे भागा तो 19.625 इतना मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, जो कि घास का एरिया आ जाएगा जितना वो यानी घोड़ा जो घास चर सकता है।
तो आगे आइए, आप हमारे पास आता है सेक्शन डी का। सेक्शन डी में हमारे पास जानते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का है आंसर कर देना है। तो हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए पहला जो है ना, हमें विकर्ण निकालना है और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमेशा आया करता है, मतलब क्वेश्चन इसी तरह का रहता है लेकिन वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ करता है। तो पहले विविध कराने की डी आपको निकाल देना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है ना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 2√2 हो गया, इसका स्क्वायर कर लिया, -4 ए की जगह 2 कर लिया और सी का वैल्यू 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर √2, तो 4 4 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, और माइनस में 4 दूनी 8 हो गया। तो ये 0 आ जा रहा है। तब 0 आ गया है तो क्या हो गया, विविध कर हमारा जो यहाँ पे मूल होगा, द्विघात सूत्र का जो मूल होगा वो मूल होगा बराबर होगा। ठीक है, मूल कैसा होगा, बराबर, वास्तविक और बराबर होगा। तो अब यहाँ पे द्विघात सूत्र का लगा दीजिए। तो ये होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2√2। ठीक है, ये हमारा हो गया, माइनस में है यहाँ माइनस लगा दिए, प्लस माइनस √d का वैल्यू 0 और ये 2a का वैल्यू 2। तो अब देखिए क्या होता है आगे, यहाँ पे हमारा कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 और ये प्लस माइनस 0 है तो 0 तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो वो 0 रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे हो गया 4। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं कॉमा दे करके, है ना, क्योंकि दोनों बार हमारा सेम वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया √2/2 और यहाँ पर हो गया √2/2। तो इसको हम काट सकते हैं क्या, अगर हम काटना चाहेंगे तो भी ठीक, नहीं काटना चाहेंगे तो भी ठीक। अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और यहाँ भी हो जाएगा 1/√2। ठीक है, √2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। तो हमारे पास आता है 1/√2 हमारा आंसर। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है एक त्रिभुज है ABC की भुजाएं AB AC और माध्यिका AD क्रमशः दूसरे त्रिभुज जो है ना, दूसरे त्रिभुज जो है उसका PQ PR और PM के समानुपाती है। तो ये दोनों को सिमिलर कर देना है हमको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो आप ना इसको ओमिट कर दीजिए, वही ठीक है। और ऐसे भी इसका हम सॉल्यूशन बना देंगे। तो अभी आप देख लीजिए कैसे बनना है, पहले वो तो देख लीजिए कि कैसे बनेगा, वो तो पहले हम समझ लें। एक त्रिभुज हम ले लिए और एक त्रिभुज और ले लिए, एक थोड़ा छोटा लिए, एक थोड़ा बड़ा लिए। अब यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं A B और C, और इसका नाम कर दिए P Q और R, और इसका मीडियन यहाँ पे ले लिए AD। ठीक है, AD मीडियन लिया और इसका मीडियन यहाँ पे ले लिए PM ले लिए मीडियन। अब हमको यहाँ पे क्या दिखाना होगा, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, ये और इसके समानुपाती है, तो हमको इसको करना पड़ेगा सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए हमको यहाँ पे एंगल इक्वल करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है ना, एंगल A और जो एंगल P है ना, इसको हम इक्वल करेंगे, तभी हम इसको यहाँ पे सिमिलर दिखा सकेंगे। तो अभी हमको होगा कैसे, देखिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या लेंगे, चलो वो उसकी बात हम कर लेते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे ना, AD को हम आगे बढ़ाएंगे E तक, और उतना ही दूर बढ़ाएंगे जितना हमारा AD है, और D इक्वल हो जाए, और यहाँ पे इसको हम इससे मिला देंगे। तो B को इससे मिला देंगे। इसी तरह से हम PM को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, N तक, और इतना बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो है ना, ये PM जो है सो इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे B से मिलाइए चाहे E से मिलाइए, तो हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं, QN से मिला देते हैं। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होगा ना, ये दोनों हम कर देंगे यहाँ पे कंग्रुएंट। जब हम इसको कंग्रुएंट कर देंगे, तो कंग्रुएंट करने के बाद इसको एंगल हम 1 मान लेते हैं, इसको एंगल हम 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे एंगल इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हम इक्वल कर लेंगे। अब दोनों ही इक्वेशन को हम मान लेंगे और जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो जब ये दोनों का रेशियो इक्वल है और एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। लेकिन जितना शॉर्ट में हम आपको यहाँ पे बता दिए ना, उतना शॉर्ट में ये बनने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम इसको डिटेल में बना देंगे।
हमने आपको समझा दिया कैसे ये क्वेश्चन बनना है। अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य की उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास मीनार है और ये मान लीजिए कि ज़मीन है। तो अभी ना यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पहले 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ये हमारा सीधा है, ठीक है, स्ट्रेट है। हाँ, अब यहाँ पे पहले 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो उस समय इसकी छाया जो है, अब अभी ना 30 डिग्री का बन रहा है, चलो 30 डिग्री का बन रहा है। तो उस समय जो छाया है तो क्या कर रहा है कि जब छाया जो है ना 30 डिग्री पर जब बनेगा वो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा हो, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए, मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे मान लिया कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। और अभी जो छाया है वो छाया कितना है, x है। और कब छाया x है, जब 60 डिग्री है। तो जब 30 डिग्री हो जाएगा तब छाया कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 40 डिग्री बढ़ जाएगा, 40 मीटर बढ़ जाएगा, ठीक है, 40 मीटर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो x प्लस 40 हो जाएगी। अब इसका नाम आप ले लीजिए PQRS। तो ना अब आपको क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो हर केस में ना आपको 10 लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल आप ले लीजिए PQR में 10 60 इजिकल टू PQ/QR ले लीजिएगा। अब ये हो जाएगा √3 और PQ को आपने S माना, इसको X माना है। तो H इजिकल टू क्या हो गया, X√3 आ गया। अब आगे जो हमारा है दूसरा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल PQS ले लीजिए। यहाँ पर आपको 10 का वैल्यू लेना, 30 डिग्री लेना होगा। और ये आ जाएगा आपका PQ/QS, PQ/QS हो जाएगा। आप ज़रा देखिए, ये जो 10 है ना, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और PQ आपका हो गया H और QS आपका हो गया X प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो H√3 इजिकल टू हो गया X प्लस 40। अब H का वैल्यू कितना है, X√3, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रख देना है X√3 और √3 यहाँ पहले से है। तो ये हो गया X प्लस 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3X इजिकल टू X प्लस 40। तो X यहाँ पे इधर आ जाएगा तो बच जाएगा 2X इजिकल टू 40। तो X का वैल्यू कितना हो गया, X का वैल्यू हो गया आपका 20। तो आपको X तो निकालना नहीं है, आपको H निकालना है। तो H इजिकल टू क्या है ना, X√3। तो X का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो 20√3 मीटर, 20√3 मीटर हमारा आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आसानी था, बस केवल समझने का खेल था। अब आगे जो है ना, फिर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने बना लिया है फिगर, कुछ इस तरह से देख लीजिए। और इसका जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। अब देखिए जो यहाँ पे घन है ना, घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 6A²। और यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, ये जो हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का होता है 2πr स्क्वायर। क्योंकि पूरा जब होगा ना, तो पूरा होगा तो 4πr² होगा। अब यहाँ बीच में देखिए वो जो एरिया, ये वाला जो बीच का एरिया है, सर्कल वाला है, ये देखिए ये इतना जगह खा जा रहा है, ठीक है। तो उतना माइनस करना पड़ेगा, वो क्या है, वो माइनस होगा πr², उतना माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो बच जाता है वो बच जाता है 6A², क्या बच जाता है 6A² प्लस यहाँ पे बच जाता है πr²। अब वैल्यू 6A का वैल्यू मतलब क्या, A का वैल्यू मतलब यहाँ पे साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर, जो हमारा है ब्लॉक, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, घनाकार ब्लॉक का भुजा कितना है, 7। तो जो अर्धगोला है, अर्धगोला का जो व्यास होगा वो भी 7 होगा। तो यहाँ पे हमको 7 लेना है, 7 का करना है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखना है 22/7। और r कितना होगा, 7/2। तो यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, काट लीजिए, एक साथ काट लीजिए, 2 से यहाँ पे 22 को 11 बार में काट लीजिए। अब तो नहीं कटना है। अब यहाँ पे हो गया 6 × 49
और यहाँ पे हो गया 11×7=77/2। अब इसी को तो सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाना है। अब 6×9 = 54 का 4 यहाँ पे लिख लीजिए, और 6×4 = 24 और 5 = 29, और प्लस में यहाँ पे 77/2। तो 77/2 के तो कितना आ गया, 38.5। अब इसको जोड़ दिए तो हम लोगों को हो जाता है 332.5। इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये भी हमने बना लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे देखिए हमको f निकालना है। तो f कितना आता है, f आता है 20। तो ये भी आपका आसानी से बन जाएगा। ओके, तो आपको तो 4 ही क्वेश्चन बनाना था ना, तो लेकिन यहाँ पे 51 और 52 एक्स्ट्रा है। तो अगर इसमें से कोई भी आपको टफ लग रहा होगा तो इसको आप छोड़ करके ना यहाँ 51 और 52 आप बना सकते हैं। तो चलिए पहले 51 हम लोग बना ही लेते हैं, कैसे बनता है उसको ज़रा देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हम कुछ यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, अभी कर रहे हैं एक्स आई निकाल रहे हैं, मतलब क्या, एक्स आई निकाल रहे हैं मतलब क्या, दोनों को जोड़ के यहाँ 2 से भागा दे रहे हैं। तो 2 2 का अंतर है ना, तो हमारा 2 2 यहाँ पड़ता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 24। और एफ आई तो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हो जाता है 84, यहाँ पे भी 84, यहाँ पे 144, यहाँ पे हो गया 234, और 20 को f से करेंगे तो 20f लिखना है, और यहाँ पे 110, और यहाँ पे 96। अब सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और ये हमारे पास आ जाता है 752 प्लस 20f। और इधर जब जोड़ेंगे समेशन ऑफ एफ आई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 44 प्लस f। अब तो हमको यहाँ पे मीन दिया हुआ है ना, मीन दिया हुआ है, मीन को हम लोग यहाँ पे माध्य दिया हुआ है। तो माध्य का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इधर। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं, जगह नहीं है। माध्य हमारे पास 18 दे रखा है, और ये हो गया कितना, 752 प्लस 20f, और यहाँ पे हो गया कितना, 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 792 प्लस 18f, और यहाँ पे 752 प्लस 20f, और f वाला एक तरफ आया तो कितना आ गया, 2f, और इधर आ गया तो 40। तो 2 से काट दिए तो f इजिकल टू कितना आ गया, 20। इस तरह से बन गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे, और यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और हमारा बन जाएगा। तो चलिए इसको भी ज़रा बना ही लेते हैं। तो ना मैं यहीं पर एक कॉलम बना देता हूँ एक्स्ट्रा, संचयी बारंबारता का। ठीक है, और एक्स्ट्रा इसी से हम कर लेंगे आगे। चलिए यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया संचयी बारंबारता का। ये जो कॉलम बन रहा है इसमें हम संचयी बारंबारता यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो यहाँ पे 2 का तो पहले 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस यहाँ पे कितना है जी, 7 है ना, 7 है। तो 5 प्लस 7 हो गया 12, 12 में 6 18, 18 में 6 24, 24 में 8 यानी कि 32। तो पहले हम निकालेंगे n/2। तो सभी को यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो n आपका कितना आ जाता है, यहाँ पे n आपका 32 आ जा रहा है। तो 32/2 कर लीजिए तो कितना आ गया, 16। 16 से छोटा, 16 से छोटा यानी 12। तो 12 हमारा क्या हो गया, CF। और CF अगर 12 हो गया तो इसके बाद वाला यानी कि ये F हो जाएगा 6। तो चलिए हमारे पास सब वैल्यू आ गया। हमारा F हो गया यहाँ पे 6, CF हो गया हमारा 12, और H आप देख ही रहे हैं 5 हो रहा है। ठीक है, और L यहाँ पे बात करें तो लोअर लिमिट कितना है, 55 हो गया, और H हो गया, CF और N तो सब आ ही गया। तो अब हमको ना माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना, और इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है L, और यहाँ पे होता है n/2 माइनस CF/F इंटू H, यही तो होता है। अब सब वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे 55, और यहाँ n/2 कितना आ गया, 16, और CF कितना आ गया, 12, और F कितना आ गया, F हमारे पास आ गया है 6, और H कितना आ गया, H आ गया है, अच्छा यहाँ पे 15 का डिफरेंस है ना, सॉरी यहाँ पे 15 का है डिफरेंस भाई, 15 का डिफरेंस है। तो चलिए अब यहाँ पे हो गया 55 प्लस कितना हो गया, यहाँ पे बच गया हमारा 4, और ये 6, और ये 15, इसको काट लिए तो यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 2, 2 से 4 काट लिए 2, तो यह हो गया हमारा 55 प्लस 10 यानी कि 65। तो 65 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।
सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन भी किया और सब कुछ कर लिया। ओके, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिए, दूसरे का शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।